दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। आज सुबह भारतवासियों को बहुत ही धमाकेदार और शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट के ऑफिस और उससे जुड़े हुए लोगों के घरों पे छापा मारा गया। जिन प्रमुख लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं उनमें नाम है अभिसार शर्मा का, उर्मिलेश का जो कि पत्रकार हैं, सीताराम येचुरी जो कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी कई नाम हैं, महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि छापे जो है कई जगह मारे गए हैं, कई लोगों पे मारे गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन कानून के तहत, जिन सेक्शंस के तहत ये छापा मारा गया है, तो इन पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो यूएपीए की धारा इसमें लगाई गई है। यूएपीए के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही कठोर कानून है, आतंकवादियों के लिए विशेष करके इसका प्रयोग होता है। अभी जो हाल में ही न्यूज में चल रहे थे हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेके भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है, हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया गया था तो यूएपीए के तहत ही किया गया था। मतलब भारत सरकार किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करती है या किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करती है तो यूएपीए के द्वारा ही किया जाता है। यूएपीए द्वारा प्रतिबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर और किस लिए यह प्रयुक्त होता है। आईएसआईएस जैसे, मोहम्मद लश्कर तोयबा जैसे संगठन जो है भारत में प्रतिबंधित हैं। तो किसके तहत प्रतिबंधित हैं? वो यूएपीए के तहत। अब ये भी जान लेते हैं कि इन जो व्यक्ति अभिसार शर्मा वगैरह पे ये जो रेड मारी गई है, ये जो सेक्शन लगाई गई यूएपीए की, कौन कौन सी सेक्शन लगाई गई है इसे समझना भी महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन लगाई गई है सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22। सेक्शन 13 में क्या है? इसमें है कि पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज की, आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो ये सेक्शन 13 जो है उसके लिए होता है। और इसमें जो सजा है वो 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। मतलब आप कोई भी अनलॉफुल गतिविधि करते हैं या उसमें किसी प्रकार से भी सहयोग करते हैं तो आपके ऊपर इसके तहत कार्रवाई होगी सेक्शन 13 के तहत, जिसमें कि मैंने बताया कि 7 वर्ष का कारावास हो सकता है और फाइन हो सकता है। सेक्शन 17 और भी महत्वपूर्ण है और भी कठोर है। इसमें है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट। आप आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड यदि जुटाते हैं तो सेक्शन 17 के तहत आप पे कार्रवाई होती है। और इसमें जो है, इसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है और 5 वर्ष से कम की सजा तो आपको इसमें नहीं होती। मतलब ये जो लोग पकड़े गए हैं, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह और जो कई लोग पकड़े गए हैं, यदि इनको सजा होगी तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी यदि इनका दोष सिद्ध होता है तो, और आजीवन कारावास भी इसमें हो सकता है। और सेक्शन 18 जो है इसमें है कि कोई षड्यंत्र करते हैं आप, कोई षड्यंत्र में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई षड्यंत्र करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इसमें भी आजीवन कारावास की सजा है। सेक्शन 22 जो है इसमें है कि थ्रेटनिंग विटनेस की, जो गवाह हैं उसको यदि आप धमकी देते हैं तो आप जो है आपके ऊपर जो है सेक्शन 18 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे समझना ये महत्वपूर्ण है कि ये लोग तो जैसा अभिसार शर्मा है, उर्मिलेश हैं, भाषा सिंह हैं और भी कुछ कॉमेडियंस को भी पकड़ा गया है, और जो न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रवीर पुरकायस्थ, इनको पकड़ा गया है। तो ये लोग तो क्लेम करते हैं कि हम पत्रकार हैं, तो किस आधार पे इन पे यूएपीए लगा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर कानून है, आतंकवादियों के लिए लगता है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये जो सेक्शन 17 है इसमें क्या बता रहा है कि इसमें कि आप आतंकवादियों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं या कोई षड्यंत्र करते हैं सेक्शन 18 के तहत, तब आप पे ये कार्रवाई होती है। अब इसमें ये लोग किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि ये जो न्यूज़ क्लिक है इस पर पहले भी रेड पड़ी थी 2021 में। उस समय ये बात निकल के आई थी कि अमेरिका द्वारा कुछ एजेंसीज हैं जिसमें नेविले सिंघम रॉय का नाम आता है, कुछ चाइनी जो कि चाइना से ही संबंधित है, तो चाइना के माध्यम से इनको फंडिंग मिलती है। ये 38 करोड़ की फंडिंग जो है न्यूज़ क्लिक को मिली थी, इसी को लेकर छापा मारा गया था। लेकिन फिर अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल छापता है, अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, वैसे तो मोदी विरोधी है लेकिन फिर भी ये आर्टिकल छापा, मोदी के पक्ष में नहीं छापा, जो उसने अपनी पूरी फाइंडिंग करी, पूरी रिसर्च करी, और केवल भारत नहीं मतलब चाइना का कहाँ कहाँ पे किस किस माध्यम से चाइना मीडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, सरकारों में इन्वेस्ट कर रहा है कि अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए। तो अफ्रीका वगैरह कई जगह इन लोगों ने एक रिसर्च की, उसके आधार पर आर्टिकल पब्लिश किया,
ये बताया कि किस तरह से नेविले सिंघम राय चाइना के द्वारा, चाइना से मतलब मिल के और चाइना के ही बातों को आगे बढ़ाता है, उनके लिए देश विदेश में फंडिंग करवाता है। तो उन्हीं के माध्यम से नेविले सिंघम रॉय के माध्यम से ही न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले थे। और बाद में ये बात निकल के आई थी कि ये जो पैसे हैं कई लोगों को बांटे गए थे, जिसमें गौतम नौलखा का नाम आया था, जो कि एक नक्सलाइट है, काफ़ी समय तक जेल में भी रह चुका है। तीस्ता जावेद सीतलवाड़ को भी पैसे दिए गए थे। अब ये लोग किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, तो जो तीस्ता जावेद सीतलवाड़ है, 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसमें तीस्ता जावेद सीतलवाड़ का बहुत ही बड़ा हाथ था। जब दंगे शांत हो गए, उसके बावजूद पैसे लेके हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काना तीस्ता जावेद सीतलवाड़ का यही काम था। इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गिरफ्तारी की भी इसकी मांग हुई थी, गिरफ्तारी का ऑर्डर भी हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो इस तरह से ये लोग जो है आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। हमसे अभी जैसे बिहार में जातिगत आधारित जो जनगणना हुई है, उसके माध्यम से भी कुछ ये लोग जो है राइट्स फैला सकते हैं, दंगा करवा सकते हैं पैसे के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इन पे ये जो है कि षड्यंत्र ये लोग कर सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, वो है। क्योंकि ये जो साक्ष्य है सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि इनको चाइना से पैसे मिले हैं, चाइना से फंडिंग है। अब चाइना क्या क्या कर सकता है डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत को, वो किसी के समझ से परे नहीं है। इसको लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नेविले सिंघम रॉय एक तरह से चाइनीज़ का एजेंट है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की पुष्टि भी की है। और इस पर काम जो है काफ़ी समय से चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया 2021 से ही इसके पीछे एजेंसियां लगी हुई हैं, और अभी अगस्त में प्रबीर पुरकायस्थ के घर को सीज किया गया, अगस्त 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि 2021 से एजेंसियां लगी हैं, एजेंसियां काफ़ी समय से कह रही हैं। 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आता है, उसके बाद अगस्त में ही इनको घर को सीज किया जाता है न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं। तो इससे बात ये समझ में आ रही है कि ये जो केस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, उससे पहले यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। मतलब केस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तब जाके यूएपीए को तरह कार्रवाई की गई है। और ये जो पूरा मामला है ये भारत की स्टेबिलिटी को लेके भी देख सकते हैं, भारत की संप्रभुता को भी लेके देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस ने वादा किया था, घोषणा किया था कि भारत में डेमोक्रेसी लाने के लिए वो जो है 8,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा, उसको मतलब लगाएगा। 17 फरवरी 2023 मशहूर बिलियनर और फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हुए ये कहा कि इंडिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी एक सत्तावादी प्रधानमंत्री है, और इसीलिए ही भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए, भारत से तानाशाही को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए सोरोस इंडिया में $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी लाने के लिए, उसका कहना है कि मोदी जो है वो डेमोक्रेट नहीं है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाह हैं, उन पे आरोप लगाता है। मतलब खुल्लम खुल्ला उसका ये कहना है कि मोदी को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया जॉर्ज सोरोस लगाएगा। और चाइना भी यही चाहता है। और चाइना की एक और बात है कि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है पूरे विश्व में। और सुपर पावर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपका जो है मीडिया पे कंट्रोल हो। आज जो सुपर पावर है, या काफ़ी समय तक अमेरिका रहा या ब्रिटेन रहा, तो इनका मीडिया पे टोटली कंट्रोल रहा। अमेरिका का उनकी संस्थाओं के द्वारा, ब्रिटेन का उनकी संस्थाओं के द्वारा। अब चाइना उसी चीज़ को करना चाह रहा है। मीडिया कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। आप कुछ भी करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी के माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दें, अमेरिका जो है उसने कई देशों पे हमले किए, कई देशों पे आक्रमण किए, ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, कई जगह बम फोड़े और अपने हितों को साधता रहा। क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए भाई पैसे तो चाहिए होते हैं, दूसरे देश पे आक्रमण करके वहाँ के संसाधनों को लूटना। तो अमेरिका ने ये सब किया। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने अमेरिका की आलोचना की, किसी भी मेजर मीडिया ने, चाहे वो BBC हो, चाहे रूपर्ट म्योडोक के जो स्टार न्यूज़ का जो पूरा है, चाहे CNN वाले हो, किसी ने भी आलोचना नहीं की। यही दिखाया गया है कि वहाँ पे जो अमेरिका हमले कर रहा है लीबिया में, सीरिया में, वहाँ पे
लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब वहीं रूस यूक्रेन पे हमला करता है तो पूरी विश्व की मीडिया उसकी आलोचना करती है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मीडिया पे उनका कंट्रोल केवल रूस में है। उनके पास ऐसा मीडिया नहीं है जो पूरे विश्व में फैला हो, पूरे विश्व की मीडिया को कंट्रोल करता हो। अमेरिका इसमें आगे रहा, इसलिए कहीं भी आक्रमण करता तो उसको सपोर्ट मिला। चाइना भी यही चाह रहा है। चाइना पूरे विश्व में अपना नेटवर्क फैला रहा है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अफ्रीका में भी उसने पूरा नेटवर्क फैला लिया है। वहाँ पे चाइना के पूरे प्रोपेगेंडा को बताया जाता है, समझाया जाता है। वहाँ की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में चाइना की फंडिंग है। वहाँ के नेताओं को, लीडर्स को चाइना खड़ा करता है, उनको फंड करता है। तो ये न्यूज़ क्लिक भी उन्हीं की तरह काम करता है। कुछ समय पहले, 4 साल पहले की बात है, न्यूज़ क्लिक ने भी एक वीडियो पब्लिश किया था अपनी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें वो दिखा रहा था कि किस प्रकार से जो चाइना में रेवोल्यूशन हुई है, चाइना जो है किस प्रकार से रोल मॉडल है वर्किंग क्लास लोगों के लिए। जबकि न्यूज़ क्लिक ये नहीं बताता है कि चाइना जो रोल मॉडल बना है या जो वर्किंग क्लास की क्या स्थिति थी, कि 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए थे इसी रेवोल्यूशन में। क्योंकि चाइना में जो हुआ था कि लोगों को पकड़ पकड़ के जबरी गांव से शहरों में भेजा गया था, कारखानों में भेजा गया था। लोग वहां काम नहीं करना चाहते थे, उनके घर परिवार वाले गांव में थे, लेकिन पुरुषों को पकड़ के फैक्ट्रियों में ठूस दिया गया था, वहां काम करने के लिए विवश थे। और इस दौरान 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए, वो नहीं बता रही है। पूरी से चाइना का प्रोपेगेंडा किस प्रकार से न्यूज़ क्लिक ने आपने उस पर चलाया था। तो मैं बात कर रहा था मीडिया की कि किस प्रकार से मीडिया में कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, माइंड कंट्रोल करना आवश्यक है। अंग्रेजों ने भी भारत पर राज किया तो मीडिया कंट्रोल के माध्यम से ही किया, क्योंकि उनके लिए सरल नहीं था कि भारत में कुछ लोग इतने बड़े लोगों पर राज कर पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीयों का माइंड को कंट्रोल किया। हमें बताया गया कि हम इन्फीरियर हैं, हम अच्छे नहीं हैं, वो हमें सुसभ्य करने आए हैं, वो एक अच्छे लोग हैं। और भारत के कई सारे लोग, अधिकतर लोग मानते थे, चाहे वो कितने ही बड़े क्रांतिकारी क्यों ना हो। इसमें महात्मा गांधी का नाम लिया जा सकता है, इसमें मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है इसी प्रकार का उनका मानना था। जितने भी नरम दल के लोग थे उनका यही मानना था। तो ये माइंड को कंट्रोल करना आवश्यक है। अब चाइना जो है माइंड को कंट्रोल करके चाइना को क्या मिलेगा, चाइना उससे क्या प्राप्त करेगा। तो एक बात हमें समझने लायक कि आजकल जो लड़ाई है वह इंफॉर्मेशन वार का समय है। क्योंकि इंफॉर्मेशन से यदि आप जीतते हैं तो वो बहुत सरल होता है, बनिस्बत कि आप हथियारों की जंग लड़े, उसमें कई लोग मारे जाते हैं, बहुत ही कैजुअलिटी होती है दोनों तरफ। इसलिए आवश्यक होता है कि इंफॉर्मेशन वार करें, सूचनाओं के माध्यम से जीते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कितना सरल हो जाता है यदि आप मीडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो कितना सरल चीज़ें हो जाती हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा महाभारत से कि किस प्रकार से महाभारत में द्रोणाचार्य को मारना असंभव था। कोई भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था। तो उनको हराने के लिए, उनको मारने के लिए कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि आप बोलिए अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि आप बोलेंगे तो वो मान लेंगे। और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया। युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने उस बात को सुना। द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा था। उनको लगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं हैं। अब युधिष्ठिर के यहाँ मीडिया समझ लीजिए कि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं है, मीडिया तो झूठ बोलता नहीं है, जबकि वो सत्य ही बोल रहे थे युधिष्ठिर, क्योंकि हाथी अश्वत्थामा नाम का मारा गया था। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र मारा गया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, उसके बाद उनको जो है मार दिया गया। इसलिए यदि वो अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागते तो पांडवों को कितनी कठिनता होती, वो शायद ही युद्ध को जीत पाते। तो यहाँ पे किस प्रकार से मीडिया मैनेजमेंट कृष्ण भगवान ने के लिए मीडिया को मैनेज किया, मीडिया के माध्यम से द्रोणाचार्य मारे गए। यदि वो नहीं हो पाता तो युद्ध में उनको हराना तो लगभग असंभव ही था। तो ये होता है मीडिया मैनेजमेंट। यही काम जो है चाइना भारत में कर रहा है। अपने लोगों को लगा के कह रहा है कि मोदी जो है गरीब विरोधी है, अडानी का समर्थक है, किसान विरोधी है। और लोगों को यदि लग जाएगा कि मोदी तो हमारे किसी काम का नहीं है, मोदी तो केवल अडानी के लिए काम करता है, और जनता जो देश मोदी के साथ खड़ी है वो यदि पीछे हट जाती है, मोदी चुनाव हार जाता है, तो कांग्रेस शासन में होगी। उसके बाद कांग्रेस क्या करेगा, चाइना के लिए काफ़ी इजी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि चाइना जो है पिछले काफ़ी समय से बॉर्डर पर रोड बना रहा है, लेकिन भारत जो है एक पॉलिसी के तहत रोड ही नहीं बनाता था। उस समय कांग्रेस की सरकारें थी। इस बात को उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी ने भी संसद में कहा है, आप वीडियो देख सकते हैं।
To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads. इस प्रकार से इंफॉर्मेशन में जीतने के बाद चाइना को किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में ऐसे लोग बैठे होंगे जो चाइना के हितैषी होंगे, चाइना के विरुद्ध नहीं जाएंगे और चाइना जो है जो चाहेगा वो करवा लेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक और बात आपको बताऊंगी किस प्रकार से चाइना एक और गेम खेल रहा है। युद्ध में एक और चीज होती है कि सामने वालों को इतना कमजोर साबित कर दो, उसको मानसिक रूप से इतना कमजोर सिद्ध कर दो कि भाई तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो वो अपने आप हथियार डाल देगा, वो लड़ेगा ही नहीं। वही काम चाइना जो है इन न्यूज़ वेबसाइट्स के माध्यम से अपने कुछ भारत में जो कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं उनके माध्यम से कर रहा है। वो लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई चाइना बहुत स्ट्रांग है, भारत तो कुछ कर भी नहीं सकता है। राहुल गांधी आप लोग देख रहे होंगे लगातार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चाइना से डरते हैं, चाइना के जवानों ने हमारे जवानों को मारा, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे जवानों ने चाइना के जवानों को मारा था, लड़ाई हुई थी, जबकि चाइना के लोग, चाइना के जवान उसमें अधिक मारे गए थे। राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि चाइना जो है बहुत पावरफुल है, उसने कई सारे रोड्स बना लिए हैं, हाईवेज बना लिए हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा वार का एक तरीका है। और राहुल गांधी तो चाइना की प्रशंसा भी करते रहते हैं और भारत सरकार की आलोचना करते हैं कि चाइना जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये एक युद्ध की स्ट्रेटेजी है, एक प्रोपेगेंडा है, जिसके माध्यम से शत्रु को कहो कि तुम युद्ध नहीं जीत सकते हो, वो शस्त्र त्याग दे तो आप जो है इजिली उसको विन कर सकते हैं। यही काम अजीत डोभाल ने खालिस्तानियों के साथ किया था। वो खालिस्तानी बन के जो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर, उसमें घुस गए थे और अंदर ही अंदर जो भिंडर वाले वगैरह जितने आतंकवादी थे उनको कहा कि हमको तो पूरी चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया है, कमांडोज लग गई हैं, हम युद्ध नहीं जीत सकते, जिसके कारण कई सारे खालिस्तानियों ने युद्ध लड़ा ही नहीं। उसी प्रकार से राम और रावण के युद्ध में भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी। जब भी रावण को कोई बताता कि राम जो है समुद्र पार करके आ गए हैं, तो रावण कहता कि हमसे तो बड़े बड़े देवता डरते हैं, लोकपाल डरते हैं, जब वो हमारे सामने नहीं टिकते तो वो नर बानर क्या टिकेंगे। तो इसी प्रकार की बातें रावण करता था। हनुमान जी के सामने भी कही तो हनुमान जी भी 2 कदम आगे चल के कहें कि वो भाई मनुष्य ही नहीं है, वो भुवनेश्वर कालहु कर काला है, मतलब वो साक्षात भगवान है, साक्षात विष्णु है और उनसे बैर करके ना तुम्हें शिव बचा सकते हैं ना ब्रह्मा बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरी स्ट्रेटेजी चलती है, प्रोपेगेंडा चलता है कि सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर कर दो तो लड़ाई आप आधी जीत जाते हैं। और राम जी ये करने में सक्षम हुए थे। और क्योंकि विभीषण भी यही कहता था, रावण के घर में मंदोदरी भी यही कहती थी, उसके लोग कहते थे कि अरे वो तो नर नहीं है, वो तो भगवान है, जिसका बहुत बड़ा लाभ राम जी को युद्ध में हुआ था। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और ये जो पूरी मीडिया, ये जो है जो न्यूज़ क्लिक टाइप के लोग हैं, रवीश कुमार टाइप के लोग हैं, ये लोग भी यही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार से राहुल ये काम करते रहे हैं। और जो ये कह रहे थे कि सरकार जो चाइना ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं, ये सत्य बात नहीं है। ज़मीनें तो ली थी 1962 में, लेकिन उस समय उसके विषय में नहीं बोलेंगे। और जब युद्ध हो रहा था हमारी सेनाओं के बीच में, जब एक झड़प हो रही थी डोकलाम में, तो राहुल गांधी चाइना चले गए थे वहाँ मिलने, उनके राजदूत से मिले थे। पहले उन्होंने कहा कि हम नहीं मिले, लेकिन जब चाइना ने बोला कि मिले हैं, फोटो जारी कर दी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मिले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्या इनकी पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर चल रही है। इसमें मीडिया इन्वॉल्व है, भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। 2008 में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाइना गए थे। उस समय वहाँ ओलंपिक्स हो रहा था। खिलाड़ियों ने सोचा भारत के कि हमसे मिलने आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि चाइना की पार्टी से मिलने आए हैं, सीसीपी से मिलने गए थे वो लोग, जिसके बारे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संसद में भी बोला था। क्लिप आप एक बार देख लीजिए। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी।
इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। अब बात करें ऐसे लोगों की जो कह रहे हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पत्रकारिता पे क्यों हमले कर रही है भारत की सरकार, क्या डर गई है पत्रकारों से, क्या प्रश्न पूछना भारत में गुनाह है? तो भाई प्रश्न पूछना गुनाह नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, लेकिन यदि आप राष्ट्रद्रोह करेंगे, भारत के विरुद्ध जाएंगे, भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए विदेशों से फंडिंग लेके आप उसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, तो हाँ आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप पे UAPA लगना चाहिए। ये वही लोग हैं, जब भारत में कोरोना फैला था तो ये लोग भारत की बदनामी करते थे, भारत के वैक्सीन की बदनामी करते थे कि उसको तो भाई कोई मतलब वही ऑथेंटिकेशन नहीं मिला है, कोई उसको सही नहीं मान रहा है, जबकि चाइना की प्रशंसा करते थे कि चाइना ने बहुत अच्छे से टैकल किया है कोरोना को। उसी पे जो अभी द वैक्सीन वार आई है उसमें भी इस विषय में दिखाया गया है। बाकी एक वीडियो में आपको अभिसार शर्मा का भी दिखाता हूँ कि पहले तो ये लोग बुराई करते रहे, लेकिन उसके बाद जब हम फिर भी सक्षम हुए, हमको मान्यता मिल गई, हमने विदेशों में एक्सपोर्ट किया, तो उसकी भी बुराई। तो ये सारा जो ये लोग खेल करते थे केवल चाइना के पैसे पे, चाइना के पैसे पे पलने वाले, केवल उनका प्रोपेगेंडा कि चाइना को अच्छा दिखाओ, भारत को नीचा दिखाओ। आपने दुनिया के सामने तड़ी में आके खुद को वैक्सीन गुरु के तौर पर तो पेश कर दिया, मगर फिर भारत में कमी हो गई, और फिर जो करार आपने ग्लोबल अलायंस के साथ किया था, गैवी के साथ किया था, उसे भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी देरी हो रही है। यानी कि भारत की तो यह हालत है दोस्तों, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ये उन्हीं के पैसों का खेल था। अब मैंने बताया कि वाटर टाइट केट है, जेल जाएंगे, बचने की कोई इनकी संभावना नहीं है। और रही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राष्ट्रद्रोह में बड़ा अंतर होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संविधान के आर्टिकल 19(1) में है, वो भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आता है, कुछ ये नहीं कि आप कुछ भी कहते फिरें। और जो लोग बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो मनीष कश्यप के समय वो लोग कहाँ थे, जिसने कि एक न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में और कई न्यूज़पेपर में जो बातें पब्लिश हुई थी, बिहार के कई नेताओं ने उस बात को बोला था, उसी बात को मनीष कश्यप ने उठाया, तो उसके ऊपर NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तब उस समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ था, तब कहाँ थे ये मसीहा जो पत्रकारिता के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसीहा बनते हैं। सुधीर चौधरी के ऊपर FIR की गई कर्नाटक में, जो उन्होंने फैक्ट रखा कि जो कर्नाटक की सरकार अल्पसंख्यकों को ही किस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, तो उस समय कहाँ चले गए थे ये लोग। अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया था उनके घर से लंच करते समय, तब ये लोग कहाँ थे, तब कोई बोलने नहीं आया था। अब बोलने वाले में लोग में जो कुछ इनके जो ये गोदी पत्रकार है, गोदी मतलब आप समझिए ना, जो चाइना की गोदी में बैठे हैं, जो कांग्रेस और सोनिया की गोदी में बैठे हैं, इन लोगों ने तो एक अलग ही टर्म बना दिया, गोदी या पिद्दी कह लीजिए, पिद्दी पत्रकार, मैं तो चलो गोदी ही कहता हूँ। तो ये लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, और एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है जो इन सभी बातों की आलोचना करता है, लेकिन अभी तक उसकी आलोचना देखने में नहीं आई, क्योंकि जो उसकी अध्यक्ष है सीमा मुस्तफा, खुद ही उनके ऊपर डंडा लगा हुआ है। मणिपुर में ये जो लोग चले गए थे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने, कि मणिपुर में जो हो रहा है ना कुकी और मैती के बीच में, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने चले गए। वहाँ पे एक फेक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की, उनके ऊपर FIR हो गया, फिर मामला गिरफ्तारी तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अभी तक रोक लगाई है गिरफ्तारी वगैरह पे, तो इसलिए अभी थोड़ा शांत हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वाले। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वाले उछल रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम इस पर नज़र रख रहे हैं। नज़र तो देश की जनता भी रख रही है। तो मित्रों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार इन पे कार्रवाई होगी? क्या ये लोग जेल जाएंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये लोग प्रयास करेंगे देश के वातावरण को दूषित करने का, उसमें आग लगाने का। तो इनका जेल जाना, इन पे कार्रवाई होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है इस बार जेल जाएंगे? कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।